इन्होंने रिकमेंडेशन दी, समीपता देखी जाए, मतलब इन चीजों को प्रायोरिटी पर रखा जाए, ना कि भाषा को। प्रशासनिक सुविधा मतलब क्या हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव। वहां पे आपको उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंस है, और साथ में आपका जो ज्योग्राफिकल आपका प्रोक्सिमिटी है, इन चीज़ों को, ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। भाषा कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनके कहने का क्या मतलब है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूँ, यूपी में आज हाई कोर्ट कहाँ पर है? यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पर है? आप कहेंगे यूपी का हाई कोर्ट भैया आज इलाहाबाद में है। लेकिन इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है, क्या वो सबके लिए समीप है? दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक क्षेत्र है और इसका जो आपका जिला मुख्यालय है वो सेंटर में ना होकर के इस किनारे पे बना दिया जाए, तो इन लोगों को तो आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, अब आपको पता है सरकारी कार्यों के लिए मुख्यालय जाना ही पड़ता है, तो इन लोगों के लिए दूर हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई जो स्टेट होगा ना भारत में, वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आज आप देखें, आज सारा स्टेट जो इकट्ठा एक जगह होता है कि नहीं होता। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि महाराष्ट्र यहाँ पर है आपका, ये आपका गुजरात है। अगर गुजरात ऐसे हो जाए, यहाँ थोड़ा गुजरात, यहाँ थोड़ा गुजरात, यहाँ थोड़ा गुजरात, यहाँ थोड़ा गुजरात, और किसी एक जगह उसका हाई कोर्ट बन जाए, तो सारे लोगों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर। यहाँ के लोगों को भी यहाँ पर, यहाँ के लोगों को भी, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको तो आसानी हो जाएगी, लेकिन इन लोगों को एक इनकन्वीनियंस हो जाएगा, एक असुविधा हो जाएगी। बात क्लियर है? तो क्या बोला था उन्होंने कि भाई एक तो आपका भौगोलिक समीपता देखी जाए, और साथ में लोगों को जो है वहां पर जो उस राज्य में लोग रहें, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि वो एक जगह केंद्रीकृत होना चाहिए, एक जगह सेंट्रलाइज होना चाहिए, बिखरा हुआ स्टेट नहीं होना चाहिए। स्टेट यहाँ पर भी है, लेकिन आप देखोगे कि ऐसा हमारा एक यूटी है जो बिखरा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद में कक्षा में उसको बताऊंगा, पुडुचेरी, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो हमने बाद में लिया, तो उसकी स्थिति ही इस तरह थी कि भाई कोई विरोध ना उठे, तो उसको उन्हीं स्थितियों में ऐसा ही रखा गया है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत? जून 1948 में गठित हुआ धर कमीशन, जस्टिस एस के धर, और ये क्या है कि भाषा आधार पर हम एक प्रांत गठित कर सकते हैं या नहीं। तो क्या हुआ होगा इसकी रिपोर्ट से बताएं। जो लोग डिमांड्स कर रहे थे उनमें क्या हो गया, एक असंतोष फैल गया। लिख लीजिए इस बात को भी, तो हमेशा याद रहेगा, असंतोष फैल गया। किससे? रिपोर्ट से। असंतोष फैल गया मतलब कि फाइनली क्या हुआ, लोग क्या हुए, इससे डिससेटिस्फैक्शन एक स्प्रेड हुआ, इससे एक असंतोष फैला। अब असंतोष फैला तो जब जनता में असंतोष फैलता है तो जनता क्या करती है, आंदोलन करती है। अब जब जनता ने यहां पर आंदोलन किए, तो यहां पर एक मुख्य बात निकल के आती है, उन्होंने कहा कि भाई फिर से विचार करना पड़ेगा। तो उस समय के 3 प्रमुख राजनेता, तो उन्होंने बनाई जेवीपी समिति। आप बताएं इसमें जेवीपी समिति में जो साथी जानते होंगे कौन 3 नाम है ये, इसको हम बोलते हैं जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, यहां पर जे से मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार के आप लोग जानते होंगे साथी, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। V4 वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। वल्लभ भाई पटेल, आपने थ्योरी सुनी है कि वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे। वल्लभ भाई पटेल उन्हीं को बनना था, लेकिन नेहरू जी, गांधी जी ने बोला कि नहीं, यंग एज की वजह से और भाषाई पकड़ और अच्छे राजनेता होने की वजह से नेहरू का नाम उन्होंने आगे किया था। तीसरे थे गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया जो थे आपका, ये 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्या थे? उस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ेंगे इस बात को, कि सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ जब ये चुनाव लड़े थे तो ये हार गए थे और कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद में इनको अपना अध्यक्ष बनाया था। तो इन 3 लोगों ने जेवीपी समिति का गठन हुआ। इन्होंने बोला कि भाई आंदोलन तो देश में समाप्त नहीं हो रहे हैं और आवाज़ें उठती जा रही हैं, तो उन आवाज़ों के लिए इन लोगों ने, इनका कार्य क्या था, आपसे कभी भी पूछे जेवीपी समिति इनका कार्य क्या था, ये इसीलिए गठित हुई थी
कि धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर विचार करें। कार्य था धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। रिपोर्ट पर विचार करना। रिपोर्ट से मतलब हम बोलते हैं हमेशा जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की, अनुशंसा हम बोल सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कंसिडरेशन ऑफ धर कमीशन। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ धर कमीशन। अब जब ये लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि भाई धर आयोग जो कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्य गठित नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर और ज़्यादा डिमांड्स आएंगी, और ज़्यादा डिमांड्स आएंगी तो भारत में क्या रहेगी, आपकी एक अस्थिरता फैल जाएगी, एक स्थिरता नहीं रहेगी। ठीक है, शासन को चलाने के लिए, और अक्सर ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। अब इसी बात को लेकर के यहाँ पर क्या होता है, जब इन्होंने बोल दिया, क्या बोला इन्होंने, जेबीपी कमेटी, अगर मैं बोलूं इनका कंक्लूजन क्या निकला था इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद में, इन्होंने धर आयोग, जो धर आयोग था उसके फेवर में, धर आयोग के फेवर में इन्होंने क्या बोला कि हाँ धर आयोग का मानना सही है। हाँ दोस्त, एक साथी का अभी कमेंट आ रहा है तो मैंने अभी पढ़ा और मुझे बताना था, और शायद मैं भूल भी जाता इस बात को, कि कल आपकी कक्षा नहीं होगी। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरी इस बात पे, कक्षा क्यों नहीं होगी, क्योंकि कल दोस्त दरअसल में हम बोल दिया धर आयोग, तो इससे भी क्या हुआ होगा, याद रख लेना, इससे भी भैया एक असंतोष लोगों में फैला कि यार सरकार तो हमारी डिमांड सुनना ही नहीं चाह रही है। एक असंतोष फैला, क्या हो गया, एक, इससे भी लोग डिससेटिस्फाई हुए। अब जैसे ही लोग इससे डिससेटिस्फाई हुए तो मैं यहां पर आपको एक चेहरा दिखा रहा था, बार बार आप देख पा रहे होंगे, इनको कौन कौन पहचान सकता है। और अक्सर हम मोटिवेशन के लिए 4 पंक्तियों को ढूंढते रहते हैं कि कैसे ही वो 4 मिल जाएं। दरअसल में जो छात्र कहते हैं जिसके हौसले बुलंद नहीं होते, उसी को ऐसे मोटिवेशन जैसी पंक्तियों की आवश्यकता होती है, नहीं तो बच्चे को एक ऊर्जावान होना ही चाहिए। उसी ऊर्जा के लिए आपके सामने ये चेहरा है, श्री पोटी रामालू। बहुत सारे लोगों ने लिखा, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक को बहुत सारे लोगों ने रिलेट कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको फोटो दिखा देता तो ये देश का दुर्भाग्य होता कि आप शायद एकदम से मैं ये फोटो दिखाता तो आप नहीं पहचान पाते। पोट्टू श्री रामालू। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो पोट्टू श्री रामालू कहां से थे, आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है, अभी वर्तमान में हम आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो वो मद्रास कहलाता था। तो पोट्टू श्री रामालू जो गांधी जी के अनुयायी थे, और गांधी जी के अनुयायी कहने से मेरा मतलब है सन 1901 में मद्रास में इनका जन्म हुआ था, और 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोने का मतलब है, प्रसव पीड़ा के दौरान जब इनके बच्चे को जन्म दे रही थी तो इनकी पत्नी की मौत हो गई, और कुछ समय बाद ही इनकी जो नवजात बेटी थी उसका भी आपका देहांत हो गया। कुछ ही दिन बाद इनकी माँ का देहांत भी हो गया। तो कहने का मतलब है एकदम बाहरी दुनिया से इनका मोह टूट गया। और ये लगभग 1925-26 का समय है। इसके कुछ समय बाद ही आप लोगों को पता होना चाहिए गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में जब शुरू किया तो उसमें सक्रिय रहे गांधी जी के साथ में, और हर एक आंदोलन में सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गए, और गांधी जी ने इनके बारे में एक आपका बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था इनके डेडिकेशन को देख के, क्योंकि ये साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वो स्टेटमेंट सुनना और महसूस करना। गांधी जी ने इनके बारे में कहा था, अगर पोट्टू श्री रामालू जैसे 11 अनुयायी और मेरे साथ होते तो हम 1 वर्ष में ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पा लेते, यानी 1 साल में हम स्वराज को पा लेते वास्तव में। अब गांधी जी इस स्टेटमेंट को ही क्यों दे रहे हैं कि पोट्टू रामालू के अलावा 11 अन्य अनुयायी, तो 12 की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जो यीशु है, जो जीसस है, जीसस के कितने फॉलोअर्स थे? एक पेंटिंग आती है, बड़ी चर्चित पेंटिंग है, आपका दुनिया के बड़े चित्रकार रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है द लास्ट सपर। तो जो लास्ट सपर है, इसको किनारे पे लिख लीजिए कहीं, द लास्ट सपर,
तो जब आप उस पेंटिंग को देखोगे तो उसमें 12 अनुयायी आपको दिखेंगे जिनके साथ में ईसा मसीह बैठ के खाना खा रहे हैं, जहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि तुम लोगों में से कोई एक मेरे साथ गद्दारी करेगा। तो इसलिए उन्होंने 12 अनुयायी वाला एक स्टेटमेंट दिया। तो इनका डेडिकेशन आप समझ गए होंगे कितना जबरदस्त डेडिकेशन इनका रहा होगा। तो जब भारत आजाद हो गया तो इन्होंने देखा कि भाई कई मामलों पर जो है ना स्टेट की अवहेलना हो रही है, और ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो तेलुगु भाषी हैं उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि तेलुगु भाषियों का अलग से एक स्टेट नहीं है। तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, मूवमेंट शुरू किया, उसको लिखना क्या था। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी तेलुगु भाषा के लिए तेलुगु भाषा के लिए एक अलग प्रांत की डिमांड इन्होंने कर दी। एक अलग राज्य होना चाहिए, एक अलग राज्य की बात कर दी। यानी कि इनकी डिमांड क्या थी? ए सेपरेट स्टेट फॉर ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने शुरू कर दी हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि मैं तो अब भूख हड़ताल इसके लिए करने जा रहा हूं, भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक। एक हंगर स्ट्राइक इन्होंने शुरू कर दी। और ये जो इनकी हंगर स्ट्राइक है, याद रख लेना, ये हंगर स्ट्राइक इनकी हुई थी 19 अक्टूबर से शुरू होके और आपका 58, 12, 8, 30 और 15 दिसंबर तक, दिसंबर 15 दिसंबर 1952। कब तक चली है हंगर स्ट्राइक इनकी? यहां तक चली। ठीक है, अब जब इन्होंने अनशन किया अपना, भूख हड़ताल का मतलब समझ रहे हैं, और भूख हड़ताल का मतलब होता है कि आप जब अपनी डिमांड को रखें तो आप कुछ भी नहीं मतलब खा सकते, ना कुछ पी सकते हैं आप जरा उस स्थिति को एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह महसूस करना कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहे, खाना भी उसको ना मिले और पानी भी उसको ना मिले, और उसकी जो डिमांड है वो सेल्फ के लिए नहीं है, खुद के लिए वह उसकी मांग नहीं है, वो जो एक मांग है और जो वो बाद में पूरी भी की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के जीते जी पूरी नहीं की जाती है। तो यहां पर इनका जो हंगर स्ट्राइक हुआ है, टोटल 58 दिन का हंगर स्ट्राइक। कभी भी कोई बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए कितने दिन का उपवास उन्होंने रखा था? 58 दिन। बॉडी भाई साहब, मतलब आप सब लोग ने, आप जीव विज्ञान के छात्र भी आप रहे होंगे, आप जानते होंगे बॉडी में आपको ऊर्जा देने का काम ग्लूकोज करता है। 1-2 दिन बाद ग्लूकोज लेवल बॉडी में घटने लग जाता है। व्रत आप सब लोगों ने रखे होंगे, तो ग्लूकोज खत्म होता है तो फिर आप जानते ही हैं, फिर आपका फैट से वो कीटोन बनने लगता है, माइंड उस चीज़ को काम करता है, फिर लास्ट स्टेज में आके किडनी फेल होती है पहले। ठीक है, लीवर, किडनी, और फिर धीरे धीरे। तो ये 56 दिन तक तो ऐसे ही रहे, लास्ट के 2 दिन ये कोमा में रहे, 58वें दिन इनकी मौत हो गई। सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। सी राजगोपालाचारी ने उस समय आपका साफ तौर पर यह मना कर दिया कि नहीं, हम भाषाई आधार पर गठन नहीं करेंगे, यानी इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अनसुना कर दिया गया तो अंतिम समय पर बस नेहरू जी ने यह कहा था कि ठीक है, हम इस बारे में विचार करने को तैयार हैं। क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा ठोस अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि भाई सॉलिडली कुछ अनाउंस उन्होंने किया हो, तो इन्होंने नेहरू जी की उस बात पर भी विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था नहीं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब हम इस बात को मान सकते हैं। लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और 58वें दिन फिर आप लोगों को पता ही है, इनकी मृत्यु के बाद में तो फिर आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गए, वहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प हो गए। अब देखो क्वेश्चन ये, श्री पोट्टी रामालू जी का जो नेतृत्व है भारत में या योगदान है, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के गठन का नहीं है। उन्होंने, ये इनका 5वां अनशन था। इससे पहले 4 अनशन और कर चुके थे, और वो चारों के चारों अनशन थे इनके दलित उत्थान के लिए, दलितों को अपलिफ्ट करने के लिए। वहां पर एक आपका, अगर मैं आपको बताऊं, ये नेल्लोर के थे। नेल्लोर में, नेल्लोर को आज आप देखोगे ना, वहां जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हीं के नाम पर है, श्री पोट्टी रामालू।
14 के गांव का नाम है।